नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 के बारे में कि अगर हम एनजीओ की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम किस लाइन में आगे बढ़ें। हम ट्रस्ट बनाएं, हम सेक्शन 8 बनाएं, हम सोसाइटी बनाएं, हम किस रजिस्ट्रेशन के साथ हम आगे बढ़ें। तो कई बार हालांकि बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेरीज हैं आपकी जो क्लियर शायद मैं समझता हूं कि नहीं हो पाई हैं। इसलिए बार बार मेरे पास ये सवाल घूम कर आता है कि सर मुझे एनजीओ सेक्टर में जो है आना है, मुझे एनजीओ बनानी है, मुझे सोशल वर्क करना है, तो मैं क्या बनाऊं, सेशन 8, सोसाइटी या ट्रस्ट। तो आज की ये वीडियो स्पेशली उन सभी सवालों के जवाब के लिए है जो आज तक मेरे सामने आए हैं। तो मैं वन बाय वन जो है सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 के बारे में जो है ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि तीनों में क्या अंतर हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, और तीनों में से फिर बेस्ट क्या रहेगा वो हम लास्ट में एक कंक्लूजन जरूर देंगे आपको कि विच एवर इज बेस्ट टू प्रोसीड फर्दर विद। तो बात करते हैं ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत जो है कॉन्फ़िगर किया जाता है, बनाया जाता है। सोसाइटीज की अगर मैं बात करता हूं तो 1856 1860 के अंतर्गत जो है सोसाइटी को जो है फॉर्म किया जाता है, इसको रजिस्टर किया जाता है। और वहीं अगर हम सेक्शन 8 की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है सेक्शन 7 और सब सेक्शन 7 टू सेक्शन 8 के अंतर्गत जो है इसको जो है फॉर्म किया जाता है। मैं तीनों के बारे में जो है डिफरेंट डिफरेंट रूप से बताऊंगा आपको कि तीनों में क्या क्या अंतर हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रस्ट से। ट्रस्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत इसको फॉर्म किया जाता है। दो मेंबर्स के साथ आप इसको जो है फॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो दो मेंबर्स होते हैं उसमें मेन एक होता है, वो होता है सेटलर, और दूसरा होता है ट्रस्टी। सेटलर वो व्यक्ति जो किसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ा है, सोशल विचारधारा के साथ आगे बढ़ा है। और ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है जिसने उस पर विश्वास किया है, जिसने अपनी प्रॉपर्टी या कोई चीज उसको हैंड ओवर की है, उस पर भरोसा किया है दैट यू विल टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर। तो उसे कहा जाता है ट्रस्टी। तो सेटलर और ट्रस्टी दो लोगों के साथ जो है आप ट्रस्ट को जो है फॉर्म कर सकते हैं। आप ट्रस्ट के अंदर जो है ट्रस्टीज की संख्या एक या एक से अधिक आप कर सकते हैं। एक सेटलर भी जो है एक ट्रस्टी हो सकता है, कोई दो राय नहीं है। इसके लिए आपको अपने एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाना होता है जहाँ पर रजिस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पर जमीन का लेन देन या उसकी खरीद बिक्री जो होती है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में, उस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना होता है। जो भी आपका सेटलर है, जो आपका ट्रस्टी है, दोनों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक डीड आपको जो है ड्राफ्ट करनी होती है। उस डीड को आपको सबमिट कर देना है और वहां से आपको जो है आपके ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन होकर मिल जाता है। ट्रस्ट जो है परपिचुअल होती है। और अगर मैं बात करता हूं ट्रस्ट, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो इर्रिवोकेबल ट्रस्ट को ही जो है कंसीडर किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा संबंधित ग्रांट्स के लिए। सोसाइटी की अगर बात की जाए तो सोसाइटी, मैंने आपको बताया कि सोसाइटीज एक्ट 1860 1856 कुछ राज्यों में जो है एक्सचेंज भी हैं, जैसे मुंबई में अलग है। तो 7 सदस्यों की इसमें जरूरत होती है, आपको 5 से 7 सदस्यों की जरूरत होती है। कोई भी ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए आपके, ना यहाँ ना वहाँ, यानी कि ना ट्रस्ट में ना सोसाइटी में ब्लड रिलेशन अलाउ नहीं होते हैं। आपको डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, फर्म्स एंड सोसाइटीज के ऑफिस में आपको जाना होता है। आपके हर जिले में एक ऑफिस होता है, डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज, वहां से आपको ये रजिस्ट्रेशन मिलता है। और इसके लिए आपको जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ आपको उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको एक बायोलॉज ड्राफ्ट करके ले जाना होता है। उसको आप सबमिट कर देते हैं तो आपको वहां से वो रजिस्ट्रेशन होकर मिल जाता है। बात करते हैं सेक्शन 8 की। तो इसका सारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, 100% ऑनलाइन प्रोसेस होता है। क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन जो है हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मिलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती है।
और जैसे हम एक प्राइवेट कंपनी बनाते हैं वैसे ही ये फॉर्म की जाती है, बस इसमें स्पेशलाइजेशन जो होता है वो होता है सेक्शन 8 का, कि आपको जब सेक्शन 8 का अप्रूवल मिल जाता है तो वहां से आप एक प्राइवेट कंपनी ना होकर आप एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी हो जाते हैं। और आमतौर पर आपने आम शब्दों में इसको एनपीसी भी सुना होगा। तो वो जो एनपीसी होती है, नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी, इसी को कहा जाता है सेक्शन 8 को ही। हम बात करते हैं, इसमें आपका एक प्रोसीजर होता है ऑनलाइन कि आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाए जाते हैं, फिर आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, और फिर जो है कुछ ड्राफ्टिंग्स होती हैं आपके संविधान की, यानी कि जिसको बायलॉज कहा जाता है ट्रस्ट या सोसाइटी की भाषा में, जिसको ट्रस्ट डीड कहा जाता है ट्रस्ट की भाषा में, वैसे ही इसमें आपका संविधान लिखा जाता है एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से, और आपका एओए ड्राफ्ट होता है यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आपको फिर ये जो है डॉक्यूमेंटेशन आपकी ऑनलाइन प्रोसीडिंग हो जाती है आईएनसी फॉर्म 13 के माध्यम से, और आपका जो है सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंटेशन की। तो एक ट्रस्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट मेन होता है वो होता है उसकी ट्रस्ट डीड, जिस पर आपको बखूबी रूप से ध्यान देना होता है। उस ट्रस्ट डीड के माध्यम से जो है आपकी ट्रस्ट आगे वर्क करती है। हम बात करते हैं सोसाइटीज की, तो वहां पर होता है एक बायलॉज। तो सोसाइटी के लिए उसका बायलॉज ड्राफ्ट किया जाता है, और वहीं सेक्शन 8 के लिए जो है एमओयू और एओए ड्राफ्ट की जो है ड्राफ्टिंग होती है। एक ट्रस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एक ट्रस्ट जो है परपेचुअल होती है। वहीं अगर सोसाइटी की बात करूं तो मैं सोसाइटी को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि वहां पर आपको कुछ राज्यों में जो है आज भी आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 3 साल के लिए और 5 साल के लिए मिलता है। तो ऐसे में हर 3 साल या 5 साल में जाना, उसको रिन्यू कराना, आई डोंट थिंक सो कि वो सही तरीके से हो भी पाता है पूरा। और सभी लोग अलग अलग परिवेश से होते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, तो सबको साथ लेके चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और लास्ट में मैंने देखा है जब एक अच्छे मुकाम पर कोई सोसाइटी या ट्रस्ट जब जाती है ना, तो वहां पर एक जो है खींचातानी जो है शुरू हो जाती है, अंदर का खिंचाव दिखने में आता है। और उसकी वजह से मैंने बड़ी बड़ी एनजीओज और बड़े बड़े संस्थाओं को जो है ठप होते हुए देखा, सिर्फ आपसी खिंचाव की वजह से, जो एक सफलता की कगार पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अलग अलग जो है बैकग्राउंड से आते हैं, और सबको साथ लेके चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। वहीं अगर मैं सेक्शन 8 की बात करता हूं तो इसमें दो व्यक्ति एक डायरेक्टर के रूप में ऐड होकर और सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। दोनों व्यक्ति ब्लड रिलेशन से हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, माँ बेटा हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, जो है चाचा भतीजा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लड रिलेशंस अलाउ होते हैं। और अगर मैं इसकी जो है वैलिडिटी की बात करूं तो लाइफ टाइम वैलिड होता है सर्टिफिकेशन, कभी आपको रिन्यूएशन की जरूरत नहीं होती, इसको कभी रिन्यू नहीं कराना होता। एक तरीके से ये भी जो है परपेचुअल ही होता है सेक्शन 8 का रजिस्ट्रेशन। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज की। चाहे वो ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, अथवा सेक्शन 8 हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनकम टैक्स ट्रीटमेंट तीनों को बराबर मिलता है। किसी में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रस्ट बनाई है तो आपको जो है ग्रांट नहीं मिलेगी, या आपको इनकम टैक्स के कोई अदर जो है सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे। 12 ATG जो मेन सर्टिफिकेशंस होते हैं वो सभी जो है लागू होते हैं, और सभी के लिए वैलिडिटी सेम होती है। सभी पर मिलने वाली जो डोनेशन पर जो आप डोनर्स को जो आप छूट ऑफर करते हैं, जो आप डिस्काउंट क्लेम करते हैं आप इनकम टैक्स का, वो 50% ही होता है जो आपके एटीजी के माध्यम से मिलता है। तो वो सभी पर सेम होता है। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रस्ट या सोसाइटी या सेक्शन 8 में से कोई डिफरेंट चीज चुन रखी है तो किसी और में ज्यादा छूट मिलती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पेशल फीचर्स होते हैं, स्पेशल कंडीशंस होती हैं उसमें, जब आप अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 81B या 80IB के माध्यम से, तो वो छूट आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। वो तीनों पर लागू होती हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में, वो हम ऑलरेडी अपनी वीडियो में पहले बता चुके हैं। बात करते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स की। तो जब हम ट्रस्ट रजिस्ट्रार या सोसाइटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर बाहर ही हमें एजेंट्स, ड्राफ्टर्स, या जो है जो है आपके लॉयर वगैरह मिल जाते हैं, जो आपको एक रेडीमेड ड्राफ्टिंग होती है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं वो, और आपको दे देते हैं ड्राफ्टिंग करके, उसको आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवा देते हैं। तो आई थिंक सो वो उतनी जो है सॉलिड नहीं होती है।
और जब भी आप ट्रस्ट या सोसाइटी बनाएं तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि आपको अपना होमवर्क जरूर करना है वाइल ड्राफ्टिंग योर डीड और वाइल ड्राफ्टिंग योर जो है बायलॉज। जब आप अगर सोसाइटी बना रहे हैं तो आपके बायलॉज पे आपको ध्यान देना है। जब आप उसको ड्राफ्ट कर रहे हो, आप ट्रस्ट बना रहे हैं तो आपको अपनी डीड की ड्राफ्टिंग पे बहुत ध्यान देना है। आपके ऑब्जेक्ट्स जो है बड़े हाईली स्पेसिफाइड होने चाहिए, बड़े क्लियर होने चाहिए आपके ऑब्जेक्ट्स। और ये ध्यान आपको सेक्शन 8 में भी रखना है। ध्यान रखिएगा जो आपके ऑब्जेक्टिव्स एमओयू में लिखे जाते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होने चाहिए। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, क्योंकि मैंने आपको बताया दिया तीनों में डिफरेंशिएट क्या है और ये भी बताया कि सिमिलरिटीज क्या है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर कोई आपसे पूछे कि तीनों में से बेस्ट क्या है, तो अगर मुझसे कोई पर्सनली सलाह पूछे तो मैं कहता हूं द सेक्शन इज 8 इज द बेस्ट। उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं बात करता हूं, छोटे छोटे उदाहरण मैं आपको जरूर बता सकता हूं इसके पीछे के। आपने ट्रस्ट खोल ली और उस ट्रस्ट के नाम पे आप कैश डोनेशन लेते आ रहे हैं, आप सोशल वर्क करते आ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है आपने बैंक अकाउंट खुलवाया कि नहीं खुलवाया। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने पैन कार्ड बनवाया कि नहीं बनवाया, चाहे वो आपकी ट्रस्ट हो चाहे सोसाइटी हो। इवन देन आप जो है ऑडिट करवाते हैं नहीं करवाते हैं समय से, कोई पूछने वाला नहीं है। पूरा सिस्टम राम भरोसे है। जबकि सेक्शन 8 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ बड़ा सिस्टम टाइट है डॉक्यूमेंटेशन का। यहाँ का अगर मैं कहूँ कि आपको स्विच करने वाला जो रेगुलेटर है बड़ा टफ है वो। यहाँ समय से आपको जो है ऑडिट्स करवानी होती हैं। जब इवन देन जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, तो पैन टैन ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन, काफी सारी चीजें आपको जो है एडॉन्स के रूप में जबरदस्ती दे दी जाती हैं। आज तक मैंने शायद किसी ट्रस्ट या सोसाइटी वाले के पास टैन नहीं देखा है। लेकिन जहां आप सेक्शन 8 बनाते हैं वहां आपको पैन के साथ टैन जरूर आता है। तो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन टफ है, देखिए उसकी प्रक्रिया टफ है, वहां पेनल्टीज का प्रावधान है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे अपने डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा सॉलिड रखेंगे। और इसी वजह से सेक्शन 8 की जो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी हाई होती है। कहीं भी ग्रांट के लिए जाएं, कहीं भी आप किसी भी काम के लिए आप जा रहे हैं परमिशन से रिलेटेड या किसी भी मतलब एक तरीके से अगर मैं कहूं कि जैसे एक व्यक्ति का खुद का सिविल स्कोर होता है, वैसे ही अगर मैं सोसाइटी ट्रस्ट और सेक्शन 8 के सिविल स्कोर की बात करूं तो सबसे अच्छा सिविल स्कोर जो है वो आपको सेक्शन 8 का मिलेगा, क्योंकि वहां समय से हर एक चीज हो रही है। ट्रस्ट और सोसाइटी का तो विवरण कहाँ है कहाँ नहीं है, आप 2 साल में जमा कर रहे हैं 3 साल में जमा करें, कोई मतलब ही नहीं होता। सोसाइटी के मेंबर्स को 5-5 साल में लेके जाओ, रिन्यू करवाओ, बड़ा टफ हो जाता है। ये चीज आपकी सेक्शन 8 है, लाइफ टाइम वैलिडेट है। समय से अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग करते रहिए, दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है आप। डॉक्यूमेंटेशन समय समय पर मेंटेन करते रहिए, दैट्स इट। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर बड़ा सॉलिड है और टाइट है, पेनल्टीज के प्रावधान है, इसलिए लोग समय से करते हैं। और इसलिए वैल्यूज अगर मैं बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, या जो है अगर मैं विश्वसनीयता की बात करता हूँ, तो विश्वसनीयता सबसे ज्यादा जो बैठती है वो सेक्शन 8 को मिलती है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहती हैं जब भी कोई मुझसे सवाल करता है कि विच एवर इज द बेस्ट फ्रॉम ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सेक्शन 8, देन आई रिकमेंड ओनली सेक्शन 8 टू प्रोसीड फर्दर इन योर सोशल सेक्टर। तो अगर आप भी नए हैं सेक्टर के अंदर और अपनी आप एनजीओ खोलना चाह रहे हैं तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर द सेक्शन 8 ओनली। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अगर आपका कोई विचार, आपका कोई प्रश्न है, देन आई विल बी मोर हैप्पी टू सी योर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स। आप अगर चैट बॉक्स में आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में अगर अपनी क्वेरीज, अपना कोई भी सुझाव, अपना कोई भी विचार, या आप मेरी बात से सहमत है या नहीं है, आपका फीडबैक, आपके रिमार्क्स अगर आप मुझे चैट बॉक्स में देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं पर्सनली आपके सभी कमेंट्स को जो है रीड आउट करता हूं। सो मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।